हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक राइजोमेटिक कैटेगरी का पौधा, जिसे कॉमनली रेड बटन जिंजर कहा जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का साइंटिफिक नेम कॉस्टोस वुडसन है और कॉस्टेसी परिवार में इनकी लगभग 52 जनरा और दुनिया भर में लगभग 1300 स्पेसीज पाई जाती है। यह लाल बटन अदरक या फिर कोस्टस वुडसनी की डॉर्फ फ्रेंच किस वैरायटी है। मूल रूप से यह पौधे सेंट्रल अमेरिका के मूल निवासी है। इनके नेटिव लैंड में हिस्पैनियोला, निकारागुआ और कोलंबिया का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। इस भौगोलिक एरिया के यह पौधे प्राइमरी और सेकेंडरी रेन फॉरेस्ट में प्राकृतिक वातावरण में पनपते हैं, जो प्राकृतिक रूप में बड़े पेड़ों के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में अपना विकास करते हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार और इसके फ्लावरिंग की भौतिक बनावट अनुसार इस पौधे को कॉमनली रेड बटन जिंजर, रेड केन, इंडियन हेड जिंजर, स्कारलेट स्पाइरल फ्लैग, डॉर्फ फ्रेंच किस, पैनामेनियन कैंडल ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, यह रेड बटन जिंजर का पौधा एक राइजोमेटिक कैटेगरी का पौधा है। यह पौधा अपने शीर्ष पर इस तरह का लाल नुकीला शंकु प्रोड्यूस करता है। इस चमकीले लाल शंकु के साइड से इस तरह से थोड़े से नारंगी पीले फूल प्रोड्यूस होते हैं, जो एवरेजली 10 से 15 दिन तक इस चमकीले शंकु पर बने रहते हैं। यह काफ़ी सुंदर दिखते हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखावटी या फिर ऑर्नामेंटल टाइप के होते हैं। इन फूलों में महसूस करने वाली कोई सुगंध नहीं होती। उष्णकटिबंधीय वातावरण में या फिर ट्रॉपिकल जोन में यह पौधा लगभग साल भर खिलता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल जोन में या फिर जहाँ कड़ी सर्दियाँ होती है, उन सर्दियों के महीनों में यह पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन सर्दियां खत्म होने के बाद वसंत में इसकी फ्लावरिंग पुनश्च शुरू होती है। जब इस पौधे के शीर्ष पर फ्लावरिंग होती है, तब यह पौधा नारंगी झंडे जैसा दिखाई देता है और इसीलिए इस पौधे को कॉमनली स्कारलेट स्पाइरल फ्लैग कहा जाता है। साथ में फ्लावरिंग खत्म होने के बाद यह शंकु अदरक की तरह सूख जाता है। हालांकि असली अदरक ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यह शंकु अदरक जैसी सिमिलरिटी में दिखाई देता है और वह पौधे के शीर्ष पर डेवलप होता है। इसीलिए कॉमनली इसे इंडियन हेड जिंजर कहा जाता है। जिन बाग प्रेमियों के पास यह पौधा है, उन्होंने यह अनुभव ज़रूर किया होगा कि इस लाल शंकु की तरफ तितलियाँ, बटरफ्लाइज और छोटी चिड़िया काफ़ी तादाद में आकर्षित होती हैं। लेकिन इस अनुभव के लिए थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में यह पौधे आउटडोर गार्डन में होने चाहिए। दोस्तों, नारंगी पीले फूलों के साथ इसकी पत्तियाँ काफ़ी चमकीली ग्लॉसी होती है। पोषण स्थिति अनुसार इसके अंडाकार आकार के पत्ते लगभग 4 से 6 इंच लंबे होते हैं और विड्थ में भी लगभग 2 से 3 इंच चौड़े होते हैं और साथ में सूरज की तेज झुलसाने वाली प्रखर किरणों के प्रति काफ़ी संवेदनशील भी होते हैं। दोस्तों, इन पौधों की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अमेरिका के मूल निवासी है, जहाँ के प्राइमरी और सेकेंडरी वर्षावनों में यह पौधे जंगल के अंडरस्टोरी लेयर में बड़े पेड़ों के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट में अपना विकास करते हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को हमें थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति या पार्शियल शेड में हो सके तो ग्रो करना है। साथ में सुबह और शाम की डायरेक्ट सनलाइट हम इन पौधों को दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही गर्म ट्रॉपिकल जोन में दोपहर की सूरज की झुलसाने वाली तेज़ किरणों से हमें इन पौधों को बचाना चाहिए, या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में इनके पॉट्स की हमें मूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि सूरज के तेज़ और हॉट किरणों के प्रति इसकी पत्तियां काफ़ी संवेदनशील होने के कारण दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट में यह इस तरह बर्न हो जाती है। इसलिए इन पौधों को हमारी प्लांट गैलरी में हमें इन्हें फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना है। साथ में इनकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए इन्हें सुबह शाम की धूप भी मिलनी चाहिए। बिना धूप के बहुत ही शेडी एरियाज़ में इन पर फ्लावरिंग होने की संभावना कम हो जाती है। ज़्यादातर इन पौधों को हम हमारे घर के सभी डायरेक्शन में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अच्छे फ्लावरिंग के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इन पौधों के लिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन बेहतर होता है और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। बस इन्हें ग्रो करने की जगह फिल्टर्ड सनलाइट वाली होनी चाहिए। दोस्तों, इन पौधों की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो वह मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि मूल रूप से यह राइजोमेटिक कैटेगरी के पौधे हैं। भले ही यह वर्षावनों के पौधे हैं, लेकिन वहाँ की प्राकृतिक संरचना अलग होती है, जहाँ कुदरत की प्राकृतिक वाटर ड्रेन आउट सिस्टम होती है।
लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में ज़मीन के बजाय ज़्यादातर पॉट प्लांट्स के लिए इन पौधों की सॉइल हमें वेल्डेन बनानी है, जिसमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर में 1 पार्ट रिवर सैंड का हो तो बेहतर होता है। ओवर वाटरिंग से ज़मीन के अंदर स्थित इनके राइजोम्स में सड़न पैदा हो सकती है, इसलिए इनकी मिट्टी में हमेशा एक पर्याप्त नमी हमें बनाए रखनी है। इसलिए प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार थोड़ी सी टॉप सॉइल सूखने के बाद इनकी पानी की ज़रूरत हमें पूरी करनी है। दोस्तों, यह रेड बटन जिंजर की डॉर्फ वैरायटी है, इसलिए एवरेजली इसकी हाइट हमारी प्लांट गैलरी में 3 से 4 फीट तक होती है। इनकी कुछ सिमिलर वैरायटी 6 से 7 फीट तक भी हाइट में बढ़ती है, लेकिन इस वैरायटी की हमारी प्लांट गैलरी में एक आदर्श ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है। दोस्तों, इन पौधों के फर्टिलाइजर नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे खुली गार्डन की ज़मीन में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अपना काफ़ी अच्छा विकास कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लगाते समय गार्डन की मिट्टी में और हमारे पॉट्स की मिट्टी में भी 1 पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक खाद को हमें ऐड करना है, जो स्लो रिलीज होने के साथ लंबे देर तक पौधों का पोषण करता है। साथ में हमारे प्लांट गैलरी के ज़्यादातर सभी फ्लावरिंग करने वाले पौधों को नत्रस, पुरोधा और पालाश जैसा NPK बेस मेंटेन करने के साथ साथ मंथली रूटीन में फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र इन पौधों को हमें देनी है। फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र से पौधों की अच्छी हेल्थ होने के साथ साथ उस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। यह खाद हम पौधों को ऑर्गेनिक, ग्रैन्यूल और लिक्विड टाइप में दे सकते हैं। दोस्तों, कीट के बारे में देखा जाए तो इन पौधों पर थोड़े से फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में कभी कभी मिलीबग, स्पाइडर माइट या फिर एपिड्स जैसे अलग अलग प्रकार की कीट दिखाई देती है। इसलिए एक रूटीन के तहत प्राइमरी स्टेज में हम देसी गाय के गोमूत्र या फिर नीम ऑयल जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को यूज़ करके उन्हें कंट्रोल में ला सकते हैं। दोस्तों, इस रेड बटन जिंजर का प्रोपगेशन हम इनकी स्टेम कटिंग से कर सकते हैं। इनकी स्टेम इस तरह दिखने में बाम्बू जैसी सिमिलैरिटी में होती है। एवरेजली 3 से 4 इंच की दूरी पर इनकी स्टेम पर इस तरह के नोड होते हैं। ज़मीन में दबाने के बाद यहाँ से इनके नए रूट्स निकल आते हैं। साथ में ज़मीन के अंदर स्थित इनके राइजोम्स को डिवाइड करके भी हम इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। राइजोम्स को डिवाइड करके लगाने के बाद ज़मीन के अंदर से इस तरह इनके बहुत जल्दी शूट्स निकल आते हैं। इन पौधों को इनके बीजों से भी प्रोपगेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक मैच्योर पौधे पर लगे हुए वाइट कलर्स के फ्रूट्स को हमें कलेक्ट करना होगा, जिसमें इसके बीज होते हैं। लेकिन उससे आसान तरीका इनके स्टेम कटिंग को या फिर राइजोम्स को डिवाइड करके इन्हें प्रोपगेट करना है। और साथ में स्टेम कटिंग या फिर राइजोम्स को डिवाइड करने की तुलना में बीजों से उगाए गए पौधों पर फ्लावरिंग भी काफ़ी लेट होती है। ज़्यादातर सर्दियों का मौसम छोड़कर वसंत की शुरुआत में या फिर रेनी सीजन में हम इन पौधों को प्रोपगेट कर सकते हैं। दोस्तों, सुंदर फ्लावरिंग के साथ यह पौधा मेडिसिनल पर्पज में कई बीमारियों में लाभदायक साबित हुआ है, जिसमें सूजन संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर जैसे रोगों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल कुछ प्रोसेस के तहत किया जाता है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में एक सुंदर यूनिक टाइप के फूलों की अलग ही छप छोड़ने वाले इन पौधों को सिंगल पॉट से लेकर आउटडोर गार्डन में भी थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।